हेलो दोस्तों। जैसा कि मैं आप लोगों के साथ राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2024 की तैयारी आपको करा रहा था, उसी क्रम में मैं जियोग्राफी का क्लास आपको उपलब्ध करा रहा हूँ। जियोग्राफी का मेरे ख्याल से 3 लेक्चर मैंने अभी तक जियोग्राफी के ले लिए हैं, ये चौथा लेक्चर होगा। तो इस चौथे लेक्चर में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ेंगे, जैसे मिट्टी, भारत में मिट्टी के प्रकार, मिट्टी और उसके प्रकार भारत में। इसके अलावा मानसून, इसके बाद अलावा फसल और उसके प्रकार, जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। और चौथा आपका टॉपिक होगा ऊर्जा के स्रोत। तो इन 4 टॉपिकों को आज हम पढ़ेंगे। तो आइए हम टॉपिक पे आते हैं। पहला टॉपिक हम लेते हैं, पहला टॉपिक है मृदा एवं भारत की मिट्टियाँ। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मृदा होता क्या है। तो मृदा क्या है? पृथ्वी की ऊपरी परत जिसमें हम विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाते हैं, उसे ही मिट्टी कहते हैं। तो मिट्टी की सामान्य परिभाषा यही है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत जिस पे फसल उगता है, पेड़ पौधे उगते हैं, उसे ही मिट्टी कहते हैं। मिट्टी के प्रकार, जो भारत में मिट्टी के प्रकार हैं वो 8 प्रकार के हैं। 8 नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला है जलोढ़ मिट्टी, या इसी को काप मिट्टी कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी या काप मिट्टी। दूसरा है काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी। तीसरा है लाल मिट्टी। चौथा है लैटराइट मिट्टी। पांचवा है पर्वतीय मिट्टियाँ। छठा है शुष्क एवं मरुस्थलीय मिट्टियाँ। सातवां है लवणी और क्षारीय मृदा। और आठवां है दलदल युक्त मृदा, पीट सॉयल इसको भी बोलते हैं, पीट सॉयल। जलोढ़ को एलुवियल सॉयल बोलते हैं, ब्लैक सॉयल बोलते हैं, रेड सॉयल बोलते हैं, लैटराइट को लैटराइट ही बोलते हैं, पर्वती को माउंटेन सॉयल बोल सकते हैं, एरिड या ड्राई सॉयल, सैलाइन एल्केलाइन सॉयल और पीट सॉयल। तो इसके अंग्रेजी नाम है। कभी कभी अंग्रेजी नाम देके ही प्रश्न पूछता है, इसलिए अंग्रेजी नाम जानना थोड़ा सा ज़रूरी था। तो इसमें जो महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके परीक्षा के लिए, वो शुरू के 4 और लवणी और क्षारीय मृदा। तो इन्हीं 5 के बारे में हम थोड़ी सी अध्ययन करेंगे। तो पहला हम उठाते हैं जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी को यदि आप नक्शे में देखेंगे तो ये जो ब्लैक कलर से दिखाया हुआ है, यही है जलोढ़ मिट्टी। ब्लैक कलर से जितना क्षेत्र आपको दिख रहा है, आप देख रहे होंगे कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में यदि कोई मिट्टी दिख रहा है तो वो है जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में कुछ बातें हम जान लेते हैं। जलोढ़ मिट्टी के बारे में इधर आके कुछ बातें हम लोग जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, सबसे पहली बात तो इसकी क्या है जलोढ़ मिट्टी की, कि जलोढ़ मिट्टी भारत के सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। लगभग 43 जितनी बातें मैं बोलूँगा आप उसको नोट करेंगे, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी। 43.4% क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी है। दूसरी बात, इसका निर्माण जो हुआ है, वो नदियों के द्वारा हुआ है। नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेपण से हुआ है। नदियाँ जो चीज़ें बहा के लाती हैं, उसके जमने से ये मिट्टी बनी है। तो हमने बताया कि जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई है और नदियों के निक्षेपण द्वारा इसका निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से यदि आप देखेंगे जलोढ़ मिट्टी, तो गंगा यमुना का मैदान में दिखेगा आपको। जहाँ जहाँ नदियाँ हैं वहाँ दिखेगी। गंगा यमुना का मैदान, सिंधु का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान और नर्मदा तापी का मैदान, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं।
ये पूरा गंगा का मैदान है। इधर इधर सिंधु उंदु का मैदान है। इधर ये ब्रह्मपुत्र का मैदान, इधर आपका नर्मदा तापी का मैदान। तो गंगा यानी नदियों के निक्षेपण से जलोढ़ मिट्टी बनती है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर यही फैली हुई है। अच्छा, भारत में जितने भी प्रकार की मिट्टियाँ हैं उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है। ज़्यादातर भारत की जो मिट्टियाँ ये हमने 8 देख रहे हैं हम, उसमें ज़्यादातर में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी पाई जाती है, जबकि पोटास और चूना, इस मिट्टी में, जलोढ़ मिट्टी में पोटास और चूना की अधिकता होती है, ज़्यादा होते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी है इसके बारे में कुछ और बातें आपको बता दूं। जलोढ़ मिट्टी को भी, ये जलोढ़ मिट्टी जो है इसको भी 2 भागों में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं खादर जलोढ़, एक को बोलते हैं बांगर जलोढ़। जैसा कि मैं बताया आपको कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से ये बनता है खादर और बांगर। तो जैसा कि मैंने बताया कि नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है, तो जो नदियों के नज़दीक, मतलब नदी मान लो यहाँ से बह रही है, तो ये नदी के आसपास का जो मिट्टी होगा, क्षेत्रफल होगा, वहाँ पे जो मिट्टी होगी वो खादर होगी। और ये नदी है मान लीजिए, तो नज़दीक की जो मिट्टी होगी वो खादर होगी, जबकि दूर की, ये दूर वाली जो मिट्टी होगी, इससे नदी से जो दूर वाली मिट्टी होगी, कभी नदी यहाँ तक भी आता था, बाढ़ ओढ़ आता है तो ऐसी मिट्टी को, जो दूर है, अब वहाँ पे बाढ़ ओढ़ नहीं पहुँच पाता, पहले कभी आता था, तो उसको बांगर बोलते हैं। तो यदि आप देखेंगे तो जो खादर होती है वो ज़्यादा उपजाऊ होती है और बांगर थोड़ी सी कम उपजाऊ होती है। अगली मिट्टी पे हम आते हैं, काली मिट्टी। कम ही बातें मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी बातें आपको बता रहा हूँ उतना आपको याद ही होना चाहिए। दूसरा है काली मिट्टी, दूसरे नंबर पे है काली मिट्टी। काली मिट्टी के पहले तो 3-4 नाम हैं, आपको याद होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण नाम रेगुर है। आपसे पूछ देगा रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? काली मिट्टी को। इसके अलावा इसको साली भी बोलते हैं, साली, या इसको केवाल मिट्टी भी बोलते हैं। अपने मैदानी क्षेत्रों में, यूपी के क्षेत्रों में केवाल भी बोल देते हैं इसको। रेगुर दक्षिण भारत में या एमपी, महाराष्ट्र में बोलते हैं। तो काली मिट्टी के 3 नाम, रेगुर, साली, केवाल। रेगुर पूछा हुआ है, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी को कहते हैं? इसका क्षेत्रफल जलोढ़ से कम होता है। जलोढ़ के बाद दूसरे नंबर पे है ये, दूसरे नंबर पे क्षेत्रफल में है। महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्रों में पाया जाता है। महाराष्ट्र गुजरात वाले क्षेत्रों में पाई जाती है मिट्टी। और काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। कपासी मिट्टी, क्यों? कपासी मिट्टी भी इसको बोलते हैं। रेगुर मिट्टी तो बोलते हैं, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं, अपने आप जुताई, क्योंकि जब ये मिट्टी सूखता है तो इसमें दरारें पड़ जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि जुता हुआ मिट्टी है। इस कारण से इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं। कपासी मिट्टी इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें कपास की खेती, काली मिट्टी में कपास की खेती सबसे अधिक अच्छी होती है। तो यदि आपसे कभी पूछ दे कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है, तो काली मिट्टी में। और इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। बेसाल्ट याद रखना है आपको। तो मैंने काली मिट्टी के बारे में बताया कि काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र के क्षेत्रों में पाई जाती है, महाराष्ट्र गुजरात के क्षेत्रों में। भारत में क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पे है। रेगुर, साली और केवाल इसके अन्य नाम हैं। बेसाल्ट चट्टानों से बनी है और इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसमें आयरन की मात्रा अधिक होती है। आयरन मतलब लोहा की मात्रा अधिक होती है। तो ये इतनी बातें हैं काली मिट्टी के बारे में, ज़्यादा नहीं है, आपको याद होना चाहिए। तीसरी है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी तीसरी है, क्षेत्रफल में भी तीसरा है ये। इसमें आयरन ऑक्साइड, इसका लाल करल कभी कभी आपसे पूछता है लाल क्यों होती है, लाल क्यों दिखती है ये, तो आयरन ऑक्साइड के कारण। कभी आपसे पूछ दे कि लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? आयरन ऑक्साइड के कारण ही ये लाल दिखती है। तमिलनाडु में ये दिखता है।
जैसा कि आप लोग जानते हैं दक्षिण भारत का राज्य है तमिलनाडु। तो इतनी बातें लाल मिट्टी के बारे में आपको याद होनी चाहिए। अगली मिट्टी है, अच्छा लाल मिट्टी में ही जब अधिक वर्षा हो जाती है कभी कभी, लाल मिट्टी का एक प्रकार है पीली मिट्टी, इसी को कभी कभी बोलते हैं लाल मिट्टी को ही पीली मिट्टी भी बोलते हैं। उसी लाल मिट्टी को ही जहाँ पे वर्षा अधिक हो जाती है वहाँ पे इसका कलर थोड़ा सा बदल जाता है, पीला दिखने लगता है। केरल में ऐसी मिट्टी दिखती है, तो लाल मिट्टी को ही कभी कभी पीली मिट्टी भी बोलते हैं। अगला है चौथा जो आपका है वो लैटेराइट। चौथा क्या है? चौथी मिट्टी आपकी है लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट लाल मिट्टी की तरह ही दिखती है। चौथा क्षेत्रफल में फोर्थ है। क्षेत्रफल में यदि देखिए पहला ही आपसे पूछता है सबसे अधिक क्षेत्रफल पे कौन सी मिट्टी है, तो जलोढ़ मिट्टी आपको याद होना चाहिए। इसमें आयरन ऑक्साइड तो होता ही है, क्योंकि लाल दिखता है, आयरन का ऑक्साइड तो होता ही है, आयरन का ऑक्साइड। साथ में एल्यूमिनियम का ऑक्साइड भी होता है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। तो आपको याद रखना है कि आयरन ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की ऑक्साइड इसमें ज़्यादा होती है। ये पहाड़ी, थोड़े से जो पहाड़ी ढाल वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे पाई जाती है। असम, तमिलनाडु, केरल, इन क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में ज़्यादातर, लेकिन एकदम पर्वत पे नहीं, ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्रों पे, यानी कि जहाँ पे ढाल है, जहाँ पे पानी रुकता नहीं है, निकल जाता है। तो ऐसे जो लैटराइट मिट्टी होता है उसमें आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता होती है। इसमें चाय, कॉफ़ी और काजू की खेती अच्छी होती है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला जो है आपका पांचवा पर्वतीय सॉइल है, पर्वतों पे पाई जाती है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है आपके लिए। छठा है शुष्क और मरुस्थलीय सॉइल। शुष्क और मरुस्थलीय सॉइल रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाई जाती है, यानी भारत में यदि देखा जाए तो कहाँ पे पाई जाएगी? रेगिस्तानी क्षेत्रों में, यानी कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में ही तो हमारे यहाँ रेगिस्तान है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पे वर्षा बिल्कुल कम होती है या जहाँ पे रेगिस्तान पाए जाते हैं, ऐसे क्षेत्रों में जो सूखा सहनशील पौधे हैं वहीं उगेंगे। अगला है आपका लवणीय क्षारीय सॉइल। लवणीय क्षारीय सॉइल तो आप जान जाइए कि ये आपने पढ़ा होगा कभी न कभी, क्षारीय और अम्लीय। तो क्षारीय और अम्लीय आप थोड़ा सा जान जाइए। क्षार अम्ल कैसे होता है? पीएच से। पीएच स्केल एक आपने पढ़ा होगा जिसपे पीएच स्केल पे मात्रक कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 14 तक होता है, 0 से 14 तक, और बीच वाला क्या होता है? 7। तो 7 से कम यदि किसी मिट्टी का पीएच यदि नापा जाए, 7 से कम मिलता है तो वो अम्लीय होता है, 7 से अधिक होता है तो क्षारीय होता है। यानी 7 से अधिक क्षारीय, 7 से कम अम्लीय। तो ऐसी मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय मिट्टी कहते हैं। इसमें सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं? कार्बोनेट अधिक होते हैं। जबकि अम्लीय मिट्टी क्या होता है? इसमें एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। और न्यूट्रल सॉइल यदि उदासीन सॉइल कहें तो 7, लगभग 6.5 से 7.5 के आसपास जो मिट्टी होती है वो खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। न तो क्षारीय होती न तो अम्लीय होती है, तो वो खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। यदि क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए कभी आपसे पूछ दे कि क्या प्रयोग करते हैं, तो जिप्सम। क्षारीय मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, जबकि अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। तो इतनी बातें आपको याद होनी चाहिए कम से कम अम्लीय क्षारीय में, कि क्षारीय मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, ऐसी मिट्टी को क्षारीय मिट्टी कहते हैं। इसको सुधारने के लिए, ऐसी मिट्टी को सुधारने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं। अम्लीय मिट्टी जिसका पीएच मान 7 से कम होता है, जितना ही कम होगा उतना ज़्यादा अम्लीय होगा, जितना ही अधिक होगा वैसे ही क्षारीय में 7 से जितना अधिक होगा 14 तक उतना ही अधिक क्षारीय होगा, तो उतना ही अधिक जिप्सम लगेगा। उसी तरीके से जितना अधिक अम्लीय होगा, अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए चूने का प्रयोग करते हैं, उतना ही अधिक चूना लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से मिट्टी वाला चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। इतनी मिट्टी के बारे में आपको याद रहना चाहिए। मिट्टी से प्रश्न पूछा है इसलिए मैं लेकर आया था आपको। जितनी भी चीज़ें मैं लेकर आ रहा हूँ आप ये जानिए
कि वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, उसमें कुछ भी आप छोड़ नहीं सकते। मैं काफ़ी कुछ छोड़ के ही ला रहा हूँ आपके लिए, नहीं तो ऐसे ये सब जो चैप्टर्स हैं ये 3-3 4-4 5-5 घंटे के चैप्टर्स हैं सब। तो आपके लिए उतनी ही बातें मैं लेकर आ रहा हूँ जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए अगले टॉपिक पे आते हैं, मानसून। भारत में मानसून की आगमन की तिथियाँ। तो तिथियाँ तो हमको बहुत ज़्यादा नहीं ध्यान देना है, मैं आपके लिए केवल इसलिए लाया हूँ कि मानसून को आप समझ सकें। तो मानसून जो है, सबसे पहले तो अरबी भाषा के शब्द, आपसे पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जा सकता है कि मानसून किस भाषा से लिया गया शब्द है। तो अरबी भाषा के शब्द मौसिम से लिया गया है। मौसिम, मौसिम अरबी भाषा के शब्द मौसिम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन। ऋतु मतलब हमने 3 ऋतु बताया था ना आपको, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और जाड़े की ऋतु, शीत ऋतु। तो तीनों ऋतुओं में जब हवाएं मान लीजिए ग्रीष्म ऋतु में ऐसे बह रही हैं, तो जैसे ही ठंडी की ऋतु आएगी वो अपनी दिशा बदल लेंगी, इस साइड हो जाएंगी या इस साइड हो जाएंगी। तो इसी को कहते हैं, यानी कि मौसम परिवर्तन के साथ ही, ऋतु परिवर्तन के साथ ही क्या करें, हवाएं अपनी दिशा को बदल ले, तो ऐसी को हम क्या कहते हैं, मानसून। और ये मौसम शब्द का अर्थ होता है, यही होता है। तो इसी शब्द से लिया गया है, मानसून बना है। तो अरबी भाषा का ये शब्द है। भारत में जो मानसून होते हैं, वो भारत में जो मानसून है वो लगभग 2 तरीके के होते हैं। लगभग क्या, 2 तरीके के होते ही हैं। एक को बोलते हैं उत्तर पश्चिमी मानसून, उत्तर पश्चिमी मानसून। एक होता है दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पूर्व मानसून और दक्षिणी पश्चिमी मानसून। यहाँ पे देखेंगे तो आपको लिखा होगा, लिखा है ये जो रेड कलर से दिखाया हुआ है ये है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। ये जो काले कलर से दिखाया हुआ है एरो, वो है उत्तरी पूर्वी मानसून। तो 2 तरीके के मानसून भारत में होते हैं। तो भारत में जो ज़्यादा वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। इसी से लगभग 75% के आसपास वर्षा इसी से होती है। तो कभी ये भी प्रश्न पूछ दे कि किस मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। या हम ऐसे कह सकते हैं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून ही हमारे यहाँ वर्षा का मुख्य कारक है। उत्तरी पूर्वी मानसून क्या होता है, जब मानसून लौटता है तो उसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। तो ये मानसून, ये जो हवाओं का बदलना होता है वो बदलता कैसे है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से इधर से होकर गुजरती है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 21 मार्च को सूर्य क्या होता है, 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा जो इधर कहीं से होके जाती है, भारत के नीचे से, भारत से होकर नहीं जाती भूमध्य रेखा, तो भूमध्य रेखा पर सूर्य का 21 मार्च को सूर्य सीधा पड़ता है। उसके बाद उत्तरायण होना शुरू होता है। क्या होता है, उत्तरायण होना शुरू होता है। और 21 जून को, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमने पढ़ाया था पीछे, 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है। तो यानी कि यहाँ पे कर सीधा पड़ रहा है, तो यहाँ पे गर्मी बढ़ेगी तो यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्रफल उत्पन्न होगा, यानी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठेंगी। हवाएं जब गर्म होकर ऊपर उठेंगी तो यहाँ निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनेगा और चारों तरफ से हवाएं इधर खींची जाएंगी। तो इसी कारण से जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र है इधर जल में क्योंकि ये ठंडा क्षेत्र हो गया है, सूर्य इधर चला आया है, तो यहाँ से हवाएं क्या होंगी, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ बढ़ेंगी। तो इसी कारण से दिशाओं में परिवर्तन होता है। जैसे जैसे इसको जो ये क्षेत्र बन रहा है निम्न वायुदाब का क्षेत्र, उसी को ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन्स, या इसको हिंदी में बोले तो उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। इसको आपको बहुत ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है, केवल थोड़ा सा दिमाग में रखिए। तो ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र, जैसे जैसे सूर्य ऊपर नीचे होता है उसी तरीके से ये भी ऊपर नीचे होता रहता है। तो इसी कारण से हमारे अपना दिशा बदलती रहती हैं। बस इतना ही समझना था आपको। अच्छा, तो जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, अच्छा मानसून हवा जिस दिशा से आता है जिस दिशा से आता है, ध्यान दीजिए, जिस दिशा से
आता है उसी दिशा को मानसून का नाम दे दिया गया है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये जो हवा है किस दिशा से आ रही है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है और ऊपर नॉर्थ होता है, जैसा कि मैंने बताया था आपको। तो ये साउथ और वेस्ट के बीच में आ रहा है ना, तो दक्षिणी पश्चिमी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? दक्षिणी पश्चिमी। मेन दिशा हमारा नॉर्थ साउथ होता है। यदि हवा इधर से आएगी, जो ये आ रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? उत्तरी पूर्वी। तो इसी आधार पर इसका नामकरण हुआ है। तो यदि आपसे कभी पूछे प्रश्न, अब मानसून ये देख रहे हैं आप प्रवेश कर रहा है, तो भारत में जो मानसून प्रवेश करता है वो जून से प्रवेश करता है। कब से? जून से। जून से भारत में मानसून प्रवेश करता है और सितंबर तक लगभग रहता है। तो सबसे पहली मानसून भारत में कहाँ प्रवेश करता है? तो केरल में। यहाँ पे दिख रहा है, आपसे प्रश्न पूछेगा सबसे पहले भारत में मानसून कहाँ पे प्रवेश करता है? केरल में, 1 जून के आसपास। इसी को मानसून प्रस्फोट कहते हैं। जब मानसून केरल में सबसे पहले 1 जून के आसपास प्रवेश करता है, भारत में सबसे पहले मानसून केरल में प्रवेश करता है 1 जून के आसपास, तो इसी को क्या बोलते हैं? मानसून प्रस्फोट। मानसून प्रस्फोट बोलते हैं। और जैसे जैसे मानसून आगे बढ़ता है तो वर्षा करते हुए बढ़ता है, तो वर्षा कम होती जाती है। तो जितना आगे बढ़ेगा उस तरीके से वर्षा उतनी ही कम होती जाएगी। तो शुरू में वर्षा अधिक होगी, जितनी ही दूरी पर जाता रहेगा वर्षा उतनी ही कम होती जाएगी। तो सबसे अधिक वर्षा इसी लाल जो कलर दिख रहा है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून, मैंने बताया 75% वर्षा इसी से होती है। और ये यहाँ से प्रवेश करती है, आपको यहाँ से भी, और एक यहाँ से पश्चिम बंगाल के पास से प्रवेश करती है, जो बाद में इधर हिमालय पर्वत होने के कारण इधर टकरा के इधर घूम जाती है इस तरीके से, और यहीं से यूपी में हमारे यहीं वर्षा करती है। तो ये आपसे कभी पूछ दे कि कोलकाता से यदि हम दिल्ली की तरफ बढ़े तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से कोलकाता से यदि हम दिल्ली की तरफ बढ़े तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी या बढ़ती जाएगी? तो कम होती जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि जितने ही ये आगे बढ़ेगी उतनी ही, क्योंकि बरसात करती जाएगी तो उसके पास पानी की मात्रा कम होती जाएगी। तो यहाँ से जो प्रवेश करेगी, सबसे पहले कोलकाता में प्रवेश करेगी, कोलकाता में ज़्यादा वर्षा करेगी, उसके बाद वाराणसी के आसपास आएगी, लखनऊ के आसपास आएगी, यहाँ वर्षा कम होती जाएगी। और इधर दिल्ली है, तो दिल्ली की तरफ बढ़ते बढ़ते वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। तो यानी कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून से पूर्व की से पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। यही कारण है कि इधर जो राजस्थान वाला ये हरा वाला क्षेत्र दिख रहा है आपको, राजस्थान, यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इसके पास पानी बचता ही नहीं है या बहुत ही कम हो जाता है। इसी कारण से राजस्थान में वर्षा नहीं होती है। इसी कारण से वहाँ पे क्या है? रेगिस्तान बना हुआ है। तो इतनी बातें आपको समझनी चाहिए, इतनी बातें आपको समझनी चाहिए। इसके बाद जब मैं बताया था कि फिर क्या होता है कि भूमध्य रेखा पे एक 23 सितंबर को क्या होता है? फिर से सूर्य भूमध्य रेखा पे आ जाता है। यानी ITCZ अब धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ेगा, ऐसे ऐसे चलता जाएगा और धीरे धीरे नीचे की तरफ चलता जाएगा। यानी कि हवा की दिशा अब बदलेगी, क्योंकि मौसम भी बदल रहा है। तो ये हवा की दिशा बिल्कुल उल्टी हो जाती है। ऐसे आ रही थी, अब इस तरीके से आने लगेगी। तो इसको हम क्या नाम देंगे? उत्तरी, उत्तर से आ रही है और पूर्व के बीच से आ रही है, उत्तर पूर्व के बीच से आ रही है, उत्तरी पूर्वी मानसून। इसी को हम लौटता हुआ मानसून भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौटती हुई मानसून भी बोलते हैं इसको। तो लौटती हुई मानसून इधर से तो एकदम सूखी होती है, लेकिन इधर वाली जो आ रही है ये जैसे ही बंगाल की खाड़ी में, ये बंगाल की खाड़ी है ना, पूरा जल वाला क्षेत्र, जैसे ही यहाँ प्रवेश करती है फिर से पानी को ले लेती है और यहाँ पे आके तमिलनाडु में, यहाँ पे तमिलनाडु में एक तट होता है जिसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट लिख लीजिए, कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु में है, यहाँ पे, वहाँ पे उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछता है कि कोरोमंडल तट पर किस मानसून से वर्षा होता है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून से। भारत का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है, ये लगभग माना जाता है, जहाँ पे उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है।
तो इसको आपको याद रखना है, कोरोमंडल तट। इसी के साथ मैं आपको कुछ तट बता दूं। जो उड़ीसा के आसपास यहाँ पे तट होता है उसको उत्कल तट बोलते हैं, जैसा कि जनगण मन में आता है। यदि आप देखेंगे तो उत्कल तट। आंध्र प्रदेश के आसपास ये जो तट होता है उसको उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, और तमिलनाडु का मैंने बता ही दिया, कोरोमंडल तट। तो पूरब पे ये 3 तट है, पूर्वी तट पे भारत के, उत्कल तट, उत्तरी सरकार तट और कोरोमंडल तट। उसी तरीके से इधर दक्षिण की तरफ हम आएंगे तो केरल में जो तट होता है इसको बोलते हैं मालाबार तट। आपको तटों का नाम याद होना चाहिए, कभी कभी पूछ देता है। मालाबार तट, मालाबार तट। इसके ऊपर जो यहाँ पे तट होता है तमिलनाडु और गोवा के आसपास, इसको बोलते हैं कोंकण तट, कोंकण तट। तो ये 4-5 तट आपको याद होने चाहिए, ज़्यादा नहीं। इधर आपको ये कोंकण तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, उत्कल तट, उत्तरी सरकार, इसमें से ये जो 3 हैं, कोंकण, मालाबार और कोरोमंडल, ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तो ये आपका मानसून वाला चैप्टर ख़त्म हो गया। एक चित्र मैं और आपके लिए मानसून वाला लाया था जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का है। ये केवल दिखाने के लिए कि भारत में ये प्रवेश कैसे करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, इधर बंगाल की खाड़ी होता है, इधर अरब सागर होता है। भारत के क्या होता है, इधर बंगाल की खाड़ी और इधर अरब सागर, अरब सी। तो 2 खंडों में बट के दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है वो 2 खंडों में बट के भारत में प्रवेश करता है, एक अरब सागर से और एक बंगाल की खाड़ी से। तो अरब सागर जो से प्रवेश करता है वहीं सबसे पहले प्रवेश करता है कहाँ पे, केरल में। जैसे कि मैंने बताया कि केरल में 1 जून को मानसून प्रवेश कर जाता है, मानसून प्रकोष्ठ बोलते हैं, या उसी को जो थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है उसी को क्या बोलते हैं, जो थोड़ी थोड़ी वर्षा होती है इसको आम्र वर्षा भी बोलते हैं तमिलनाडु कर्नाटक में। तो केरल में तो 2 खंडों में बट के आता है। तो ये वाला जो खंड है, जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाया है, बंगाल की खाड़ी वाला जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है वहीं ये बंगाल यहाँ से प्रवेश करता है, इसी से उत्तर प्रदेश में वर्षा होती है। और तो इसको इतना ही समझिए फिलहाल। यहाँ पे देखिए आपको दिशा दिखाया हुआ है, इसी क्रम में दिशा होता है। जब भी आप कभी किताब में या किसी मैप में देखेंगे तो आपको दिशा यहीं होगा, नॉर्थ ऊपर होगा, साउथ नीचे होगा, दाएं हाथ की तरफ आपका ईस्ट होगा, बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होगा। तो 2 टॉपिक अभी तक हमने कर लिया। अब हम आते हैं तीसरे टॉपिक पे अपने। तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा टॉपिक हम लेते हैं आपका फसल। क्या, फसल। तो फसल जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऐसे पेड़ पौधे जिनको हम अपने उपयोग के लिए उगाते हैं, भोजन के रूप में यूज करने के लिए, उसे हम फसल कहते हैं। तो भारत में जो फसल होता है वो कई आधारों पर बांटा जाता है। तो जो आपसे पूछा जाता है वो पूछा जाता है ऋतु के आधार पे। ऋतु के आधार पे फसल कितने प्रकार का होता है, तो ऋतु के आधार पे फसल 3 प्रकार का होता है। ऋतु के आधार पे फसल 3 प्रकार का होता है। ऋतु के आधार पे फसल, ऋतु के आधार पे फसल 3 प्रकार का होता है। तो पहला है उसमें खरीफ, दूसरा है रबी की फसल, पहला खरीफ की फसल, दूसरा रबी की फसल, तीसरा जायद की फसल। तो एक एक के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले खरीफ। खरीफ की फसल जो है वो आपका जून जुलाई में बोई जाती है। इस समय खरीफ का ही सीज़न चल रहा है, जून जुलाई में बोई जाती है। जून जुलाई में बुआई हुई है और इस अक्टूबर नवंबर में जाके काट ली जाती है, या सितंबर से शुरू हो जाती है कुछ फसलों की कटाई, तो सितंबर अक्टूबर से काट ली जाती है। तो खरीफ की फसल क्या होती है, मानसूनी फसल होती है। जब वर्षा होता है, वर्षा ऋतु की फसल भी बोल सकते हैं इसको। तो आप इस समय आपसे जो पूछता है वो एग्जाम्पल पूछता है कि खरीफ की फसल कौन कौन सी है, तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है। इस समय जो है वो खरीफ की फसल ही है लगी हुई जो खेतों में है इस समय। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है धान। और धान के अलावा आप थोड़ा सा फील्ड में जब जाते हैं खेत में अपने, क्योंकि
सभी लोग गांव से ही बिलोंग कर रहे हैं, तो खेत तो देख ही रहे होंगे। तो खेत में जो भी फसल इस समय लगा हुआ है वो खरीफ की फसल है, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। जैसे आपका धान हो गया, मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, अरहर हो गया, और भी ढेर सारी। तो आप इसको अपने स्तर से याद करने का प्रयास करेंगे। पूछता है खरीफ एग्जाम्पल ज़रूर पूछता है, तो आप याद रखेंगे खरीफ का एग्जाम्पल। दूसरा है रबी। दूसरा है रबी की फसल, पूरा नहीं लिख रहा हूँ मैं, रबी की फसल आप रखेंगे, रबी की फसल। रबी की फसल जब खरीफ की फसल कटती है तो उसी समय लगता है, अक्टूबर से शुरू होता है, अक्टूबर नवंबर में लगता है, और जाके फरवरी मार्च में काट लिया जाता है। तो अक्टूबर नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक ये फसल चलती है। और जो खरीफ की फसल है, क्योंकि हम देख ही रहे हैं कि जून जुलाई में कैसा होता है, जब बोया जाता है तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, और जब कटता है तो ठंडी होती है। यानी उसको उगाते समय, लगाते समय गर्मी की आवश्यकता होती है, पकते समय ठंडी की। जस्ट उल्टा हो जाएगा। रबी क्या होगा, उगाते समय ठंडी की आवश्यकता होगी, कम तापमान, और कटते समय जैसा कि हम देखते हैं फरवरी मार्च में तापमान बढ़ने लगता है, तो अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल आपसे जो पूछता है, एग्जाम्पल आपको याद रखना है। रबी में आप सबसे पहले याद रखेंगे गेहूँ। गेहूँ अभी बोया जाएगा, तो गेहूँ के साथ और कौन कौन सी फसलें लगती हैं, गेहूँ को आप याद रखेंगे, उसके साथ जोड़ेंगे। तो गेहूँ के साथ कौन कौन सी फसलें लगती हैं, तो गेहूँ गेहूँ के साथ सरसों, चना, मटर, उर्द, मूंग। मूंग नहीं, मूंग खरीफ की फसल है। उर्द भी खरीफ की ही फसल है। तो गेहूँ, सरसों, चना, मटर। इसके अलावा आप और देख लीजिएगा, एग्जाम्पल आप याद कर लीजिएगा। तीसरा है जायद की फसल। तीसरा है जायद की फसल। जायद की फसल को उगाते समय, पकते समय, दोनों समय तापमान बहुत ही अधिक चाहिए। गर्मी की फसल ही बोलते हैं इसको। जब रबी की फसल हमारी कटती है आपका अप्रैल से, मान लीजिए इसको अप्रैल से लेके मई तक, अप्रैल मई में ये लगता है, और जून जुलाई में काट लिया जाता है, तो उसी समय अगली फसल लग जाती है। तो जायद की फसल वो हैं जो गर्मी को बहुत ज़्यादा सहन कर सकती हैं, जैसे तरबूज। जैसे कि हम लोग देखते हैं ना, गर्मी के दिनों में हम लोग खाते हैं, यही तो आता है, तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ये सब चीज़ें जायद में आ जाती हैं। तो एग्जाम्पल इसको आपको याद रखना है। इसके अलावा जो आपसे एक बार प्रश्न पूछा है, कैश क्रॉप। कैश क्रॉप नकदी फसल, नकदी फसल आपसे एक बार परीक्षा में पूछा है आपके। तो नकदी फसल वे फसलें होती हैं, आप जान लीजिए, नकदी फसल वे फसलें होती हैं जिनको हम उगाते हैं और सीधे बाज़ार में ले जाते हैं, और हमको तुरंत पैसे की प्राप्ति हो जाती है, यानी हमको तुरंत इनकम हमारा हो जाता है किसानों का। तो ऐसी फसलों को नकदी फसल कहते हैं, नकदी फसल। कैश क्रॉप मतलब उगाया, जैसे ही तैयार हुआ मार्केट में ले जाके बेच आया। तो कौन कौन सी फसलें होंगी, सब्जी हो जाएगी, सब्जी उगाते हैं ना, मार्केट में बेच आते हैं। गन्ना, केला, कॉफ़ी, इस तरीके की फसलें नकदी फसल में आती हैं। इसी तरीके से एक होता है कैच फसल, कैच क्रॉप, कैच क्रॉप। तो कैच क्रॉप क्या होता है, कैच क्रॉप ये फसल होती है, जैसे हमने कोई फसल बोया लेकिन वो फसल हमारा सफल नहीं हुआ, महीने भर के अंदर ही समाप्त हो गया, लेकिन अभी हमारे पास 2 महीने बचे हैं अगली क्रॉप के लिए। अगला सीजन जब आएगा, खरीफ में मान लीजिए हमने बोया, अब रबी में आएगा तभी बुआई करेंगे। तो कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो 1-2 महीने में हो जाती हैं, जैसे मक्का है, बीच में हो ही जाता है। तो इस ऐसे फसलों को, जब एक फसल हमारा ख़त्म हो जाए अचानक से, तो बीच में हम खेत का उपयोग करने के लिए जब फसल 1-2 महीने वाली उगा लेते हैं, तो उसे कैश क्रॉप कहते हैं। कैश क्रॉप आप याद रखिएगा, कैश क्रॉप आपसे पूछता है। तो मानसून हो हमने पढ़ लिया, सॉयल पढ़ लिया, और फसल पढ़ लिया। अब अगला टॉपिक जो हम लोग का है, अगला टॉपिक जो हम लोगों का है वो है, अगला टॉपिक जो है वो है ऊर्जा के स्रोत। ऊर्जा के स्रोत। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी पृथ्वी
या हमारे सौरमंडल की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है। ये प्रश्न आपसे पूछा है 2 या 3 बार कि सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत या हमारी पृथ्वी के लिए ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो सूर्य ही तो है, वहीं से ऊर्जा शुरू होती है। बाकी सब जो ऊर्जा के रूप हम देखते हैं वो उसी सूर्य की ऊर्जा से परिवर्तित ऊर्जा है। तो ऊर्जा के स्रोत से जो आपसे प्रश्न पूछता है वो टाइप से पूछता है, जियोग्राफी में भी विज्ञान में भी दोनों जगह पूछता है ये प्रश्न। तो ऊर्जा के स्रोत जो हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय, अनवीकरणीय। नवीकरणीय और अनवीकरणीय या परंपरागत, गैर परंपरागत। तो नवीकरणीय को ही गैर परंपरागत कहते हैं, याद रखिए, नवीकरणीय को ही गैर परंपरागत कहते हैं और अनवीकरणीय को ही परंपरागत बोलते हैं। तो आइए एक एक के बारे में हम देख लेते हैं। पहला है नवीकरणीय। नवीकरणीय या इसी को बोलते हैं गैर परंपरागत। गैर परंपरागत या नवीकरणीय पहला है ये। तो पहले हम समझ लें कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत होता क्या है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जो लगातार चलते रहते हैं, खत्म होने की संभावना उसमें नहीं होती है। तो ऐसे स्रोत को नवीकरणीय स्रोत कहते हैं। ये पर्यावरण के लिए अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये प्रदूषण कम फैलाते हैं, प्रदूषण कम करते हैं, कम प्रदूषण करते हैं और लगातार चलते रहते हैं। समाप्त होने की इनको समाप्त होने का डर नहीं रहता है, लगातार यूज किए जा सकते हैं। तो एग्जाम्पल आपसे पूछता है नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के एग्जाम्पल क्या है? तो सौर ऊर्जा हो गया, सोलर सेल, सोलर बैटरी, सोलर पावर, सोलर पंप, ये सब क्या है? सौर सेल के ही एग्जाम्पल है। तो एग्जाम्पल हम देख रहे हैं, पहला है सौर सेल, सौर ऊर्जा। दूसरा है पवन ऊर्जा। पवन, हवाएं कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। सौर सूर्य भी ख़त्म होने वाला नहीं दिखता, ख़त्म भी होगा तो बहुत लंबे समय तक। इसके अलावा जल, जल से जो ऊर्जा प्राप्त की जा रही है जल ऊर्जा बोल सकते हैं। जैव ईंधन, हाइड्रोजन ऊर्जा, ये सब क्या है? नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। अगला हम जो टाइप्स है हमारा अनवीकरणीय, अनवीकरणीय या परंपरागत, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। ये ऐसे ऊर्जा के स्रोत होते हैं जो भविष्य में 50 सालों में, 60 सालों में ख़त्म होने की संभावना जिनकी है, जो ख़त्म हो सकते हैं। और इनका यूज प्रदूषण बढ़ाता है, प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। प्रदूषण को क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा इंक्रीज करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये यानी पर्यावरण के लिए हमारे अच्छे नहीं माने जाते, अधिक हानिकारक है। जबकि नवीकरणीय या गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कम हानिकारक है। तो इसके एग्जाम्पल यदि हम देखें, इसका एग्जाम्पल गैर परंपरागत या अनवीकरणीय के, तो कोयला, कोयला जलाते हैं, धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है ना, प्रदूषण होता है। और कोयला समाप्त भी हो सकता है क्योंकि धरती के नीचे से निकाला जा रहा है। पेट्रोलियम पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ का मतलब है पेट्रोल, डीजल, ये सब। पेट्रोलियम पदार्थ भी हम जलाते हैं, मोटर गाड़ियों में देखते हैं, प्रदूषण बहुत निकलता है, धुआं निकलता है। इसके अलावा प्राकृतिक गैस, प्राकृतिक गैस भी वहीं पे पाए जाते हैं जहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ निकलता है, उसी के ऊपर तैरती हुई जो गैस होती है उसी प्राकृतिक गैस कहते हैं। तो ये भी प्रदूषण फैलाता है। तो ये सभी उदाहरण हैं, पेट्रोल, डीजल, कोयला, प्राकृतिक गैस, ये सब से उदाहरण किसके हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत के या परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के। आपको याद रखना है कि नवीकरणीय को ही गैर परंपरागत कहते हैं और अनवीकरणीय को परंपरागत बोलते हैं। तो इतनी बातें इस चैप्टर में थी। आने वाले 2-3, ऐसा मेरा अनुमान है कि आने वाले 2 लेक्चर में जियोग्राफी भी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री पे आएंगे, जियोग्राफी समाप्त करके हिस्ट्री पे आएंगे और हिस्ट्री को भी तेज़ी से समाप्त करके आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त किया जाता है, समाप्त कर रहा हूँ मैं। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको वीडियो लगातार उपलब्ध होता रहे और आपकी तैयारी धार पकड़ ले और आप एग्ज़ाम को पास कर सके।
तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।